हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए, रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको बता दें। क्लास 12 का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 के पार्ट में पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो दो चैप्टर्स हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का है और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो दो टॉपिक मिल करके ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज इलेक्ट्रिक डायपोल को हम फिनिश करते हैं। दो लेक्चर्स में दो टॉपिक्स, दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का थर्ड और आखिरी पार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में आज आपको बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आज आपको बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, अब देखिए डायपोल जो है, अगर आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर आपने डायपोल को किसी एंगल पर रख दिया। ये देखिए, ये -q है, ये +q। अब आप ये मानिए कि ये पहले कहां था। आप ये मानिए कि ये डायपोल पहले ऐसा, पहले मानिए कि ये डायपोल ऐसे था, ये स्टार्टिंग में डायपोल ऐसे था और इसको हमने थीटा डिग्री रोटेट कराया। हमने इसको थीटा डिग्री रोटेट कराया है। आप ये मानिए कि डायपोल पहले ऐसा था, ये डायपोल था और ये थीटा डिग्री डायपोल रोटेट कर रहा है। ये डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, ये हमारा +q है, ये -q है। अब जब डायपोल रोटेट करता है तो मैंने बताया था इसमें कि टॉर्क लगता है। ठीक है, ये जो डायपोल है ये जब रोटेट करेगा तो इसमें टॉर्क अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है क्या बोला आपने? व्हेन डायपोल रोटेट्स देन टॉर्क इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं ये QE, ये टॉर्क लगाएंगे और टॉर्क कितना होगा? टॉर्क है PE sin थीटा। इतना टॉर्क होगा, इसका हम डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका QE हो गया, यहां से ये इधर QE हो गया, टॉर्क लगेगा और टॉर्क है PE sin थीटा। और ये जो टॉर्क है ना, ये रिस्टोरिंग टाइप का है, ये इसको वापस लाने का प्रयास करता है। याद रहेगा, ये जो टॉर्क है ये इसको इनिशियल पोजीशन पे लाने की टेंडेंसी रखता है। अब आप सोचो, ये चाह रहा है टॉर्क कि आप वापस आए और आप रोटेट कराएं इसको। ये चाह रहा है आप वापस आए और आप चाह रहे हैं रोटेट कराएं, तो क्या होगा बताओ? वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क करना पड़ेगा आपको, सुन रहे हो ना, जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बाद में जाकर के स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूं, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल डिस्कस कर रहा हूं। पहले वर्क डन फिर एनर्जी, दो पार्ट में होगा। तो जो पहला पार्ट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्क इन रोटेशन। ओके, पहला जो पार्ट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? बोलो, वर्क इन रोटेशन। और ये जो रोटेशन का वर्क डन है यही आगे फर्दर चल करके कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, वो आपको डिस्कस करेंगे। दो स्टेप में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला वर्क डन और फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये टॉर्क जो है, दिस opposes the rotation of dipole. This opposes the rotation of dipole. ये डायपोल के रोटेशन को क्या करता है? बोलो, अपोज करता है। This opposes the rotation of dipole. Therefore, so work is
done against this torque, वर्क इज डन अगेंस्ट दिस टॉर्क, ये जो वर्क है इस टॉर्क के अगेंस्ट किया जाता है, वर्क इज डन अगेंस्ट दिस टॉर्क, इस टॉर्क के अगेंस्ट क्या किया जाएगा बोलो, वर्क डन किया जाएगा, इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन, नोट कर लीजिए इसको, वर्क इज डन अगेंस्ट दिस टॉर्क। ठीक, क्या बोला मैंने कि वर्क डन जो है वो टॉर्क के अगेंस्ट ले जाने में करना पड़ेगा आपको, टॉर्क रोक रहा है, टॉर्क कह रहा मत जाओ, आप कह रहे जाऊंगा तो जाओ, वर्क करना पड़ेगा, जैसे ये मार्कर है नीचे से ऊपर ले जाएंगे, वर्क करना पड़ेगा, क्यों, ग्रेविटी कह रही मत जाओ, सीधी सी बात है, आप किसी चीज को कोई मना कर रहा है और आप करोगे तो आपको अगेंस्ट में वर्क तो करना पड़ेगा, बट नेचुरल है। तो यहां भी वही, ये टॉर्क क्या कह रहा है, मत जाओ, ये देखो अपोज कर रहा है रोटेशन को, बोलो, और आप कह रहे हो नहीं मैं जाऊंगा तो जाओ, वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, अब बात आ रही है वर्क कितना करना पड़ेगा, तो ये देखो यहां पर जो वर्क होगा, यहां पर जो वर्क होगा वो कितना होगा भाई, जो वर्क डन है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, क्लियर है, वर्क डन क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2, ये वर्क डन आएगा यहां से, नहीं आएगा, W बराबर है टॉर्क डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा, क्या मिला यहां से, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा, क्लियर है, W बराबर है PE sin थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा, तो W बराबर है PE और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, तो W बराबर होता है PE और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, नोट कर लें, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, हमने ये सपोज कर दिया है स्टार्टिंग का एंगल थीटा 1 है और बाद वाला एंगल क्या है, थीटा 2 है, नोट करें, ये वर्क डन है यहां से, ठीक, W बराबर है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये जो टॉर्क है ये अपोज कर रहा है और आप इसके अगेंस्ट में वर्क कर, समझ में आया, आप इसके अगेंस्ट में वर्क कर, ठीक है, आप इसके अगेंस्ट में अगर वर्क कर रहे हैं तो जो वर्क डन है वो इतना होगा। अब देखिए अगर आप लेट कर लेते हैं कि थीटा 1 0 डिग्री है, थीटा 2 थीटा है, तो W इक्वल्स टू आएगा PE cos 0 माइनस cos थीटा, ये आएगा W इक्वल्स टू माइनस P cos थीटा, तो W बराबर आएगा माइनस P डॉट E, ये वैल्यू है, W इक्वल्स टू माइनस P डॉट E, ये W इक्वल्स टू माइनस P डॉट E, ओके, माइनस P डॉट E, ये वर्क डन हो गया डायपोल को रोटेट कराने, ठीक है, डायपोल को रोटेट कराने में इतना वर्क डन है माइनस P cos थीटा, वेरी सॉरी, W इक्वल्स टू P 1 माइनस cos, W इक्वल्स टू P 1 माइनस cos, ओके, चलिए यहां पर गलती हो गई थी, cos 0 1 है माइनस cos थीटा। अब सुनिए ध्यान से, आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, क्या ये पूरी की पूरी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, सुनिए ध्यान से क्या होगा, अगर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, अगर इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल होती है, बट नेचुरल है, कोई इसमें दो राय नहीं है, जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की निकालेंगे फील्ड के अंदर, ठीक है ना, फील्ड के अंदर डायपोल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो आपको दो वर्क डन लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आएगी W1 प्लस W2। अब ये W1 W2 क्या है? W1 है यहां पर वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। और W2 क्या है? वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल। समझिए, मैंने दो वर्क लिए, कौन कौन से? एक वर्क हुआ W1, एक W2। कौन कौन सा? वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल एक वर्क हो गया, और दूसरा हो गया वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल। रोटेशन ऑफ डायपोल में एक वर्क डन हो गया, तो टोटल वर्क डन मिला दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, W2 अभी आपने निकाला हुआ है, ये PE और 1 माइनस कॉस थीटा भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा आपने कैलकुलेट किया है। ये कौन सा वाला वर्क डन है? बोलो, ये है वर्क डन। W2 कौन सा है बताइए? W2 कौन सा वर्क डन है? ये रोटेशन वाला डायपोल का वर्क डन है। दिस इज द वर्क डन ऑफ रोटेशन ऑफ डायपोल। समझिए, डायपोल के रोटेशन का वर्क डन है। अब ये पहला वाला W1 वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल, ये निकाला जाए, ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें क्या इसका मेथड रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये डायपोल जो है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहां से। अब तुमने डायपोल को इस तरीके से बना करके रखा हुआ था शुरुआत में, ये -q, ये +q, ये 2l डिस्टेंस है भाई, ऐसे ही तो था। और उसके बाद तुमने रोटेट कराया भाई। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था ये ऐसे था, और दूसरा स्टेप क्या है? रोटेट कराया तुमने। तो पहले स्टेप की बात हो रही है, W1 फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो W1 कैसे निकालोगे? देखो, ये एक -q, एक +q, ये इंफिनिटी से लाए गए हैं, समझ में आ रहा है? इंफिनिटी से लाए गए। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये -q और +q, ये दोनों इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, ये इंफिनिटी से आ रहे हैं। ये दोनों कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से आ रहे हैं। अब सुनिए, लाइन को लाते 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 यहां पे रख दिया है ऐसे, इनको हमने ऐसे रख दिया, ये -q रख दिया, ये +q रख दिया। क्यों भाई? यही तो है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज को लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझो, पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आएगा। समझो भाई, पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड और नेगेटिव चार्ज -q इज अट्रैक्टेड। समझ में आया? +q जो है वो हमारा रिपेल हुआ है, और -q क्या हुआ है? बोलो, अट्रैक्ट हुआ है। इसका वर्क डन जो है, इसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव, और इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव, तो नेट वर्क डन आएगा 0। समझिए, यहां पर नेट वर्क डन आएगा 0। क्लियर है? अब सुनो, इस वाले चार्ज को तुम उठा करके और यहां पर ला करके रख रहे हो। ये देखो, ये -q उठा करके तुमने यहां रखा, कितनी दूर लेके आए? 2l। तो मतलब इस माइनस वाले चार्ज को लेकर के तुम आ रहे हो, इस माइनस वाले चार्ज को लेकर के आ रहे हो, ये माइनस यहां ला रहे हो,
तो ये जो डायग्राम है ये ऐसा बन जाएगा। देखो इन्फिनिटी से लाए, पहले ऐसे रखा, ऐसे रखने में इसका वर्क डन प्लस इसका माइनस, नेट वर्क डन क्या हो गया 0। अब देखो इसको उठाकर यहां ले गए तो कितना इसको मूव कराया, देखो इसको तुमने 2l मूव कराया, क्यों भाई इसको तुमने 2l मूव कराया भाई। ये कॉन्फ़िगरेशन 1, ये कॉन्फ़िगरेशन 2। कॉन्फ़िगरेशन 1 का वर्क डन क्या है 0, और कॉन्फ़िगरेशन 2 में आने में 1 से 2 आने में कितना वर्क डन होगा बोलो। ये जो वर्क डन आएगा ये आएगा -QE इंटू 2l। ये कहां से आया बेटा, ये देखो ये -q है, इसको कितना फोर्स लग रहा है इधर, QE लग रहा है ना, बोलो QE लग रहा है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट कराया है बोलो 2l। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना फोर्स हो गया, ये हो गया देखो फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्यों, और माइनस साइन क्या है, माइनस साइन है वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड, ये नेगेटिव साइन है। भाई कौन वर्क कर रहा है, फील्ड कर रहा है ना, आप तो नहीं कर रहे हो। अगर हम वर्क करें तो प्लस, फील्ड वर्क करें तो माइनस, तो ये W बराबर कितना हो गया -q इंटू 2l हो गया, और q इंटू 2l p होता है, तो ये कितना मिलेगा बताओ, ये यहां पर कितना मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा q इंटू 2l p है तो -pe मिलेगा। ये है वर्क डन इन फॉर्मेशन, ये है वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल, ये है वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। नोट करें इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल हो गया -pe, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल है -pe। वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ डायपोल -pe। अब देखिए फिर वापस आते हैं, W बराबर मैंने लिखा था W1 प्लस W2, W1 की वैल्यू आई -pe, W2 की वैल्यू आई pe 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, दोनों को ऐड करो तो W इक्वल्स टू आएगा -pe और प्लस pe 1 माइनस cos थीटा। क्या मिला, W बराबर है -pe प्लस pe माइनस pe cos थीटा, ये कैंसिल हो गई तो W इक्वल्स टू आ गया -pe cos थीटा। क्लियर है, ये टोटल वर्क डन है, और जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आएगी -pe cos थीटा। ठीक, और उसके बाद इसको लिख सकते हो -p डॉट e, इसको लिखा जा सकता है -p डॉट e। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है -p डॉट e। बेटा दे, एक तरीका ही, एक तरीका ऑल्टरनेटिव मेथड और है, ऑल्टरनेटिव मेथड एक इसका और है। क्या मेथड है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा फ्रॉम θ1 से θ, ये हो। अब देखिए यहां पर है ना, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आया, ये फॉर्मूला जो लगाते हैं ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये वहां से लगाते हैं जहां 0 होता है, ये ध्यान रखिए, ये वहां से लगाते हैं जहां पर ये 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन कहां से करेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय इंटीग्रेशन कहां से करेंगे बोलो, या ऐसे करें, एक स्टेप इसमें और बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, मैं बताऊं, इसमें du लिख लो, तो du आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, सॉरी टॉर्क डी थीटा, इधर इंटीग्रेशन करना 0 से u, इधर करना 90 से थीटा, और यहां लिख सकते हो कि एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? du जो है 0 से u कर लेना, ये 90 से थीटा कर लेना, तो LHS में आएगा u, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा d थीटा फ्रॉम 90 से थीटा। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बोलो, 90 से थीटा होगा इसका इंटीग्रेशन। अब ये क्या होगा, PE बाहर हो गया और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 90 से थीटा, तो ये हो गया u बराबर है PE। अब देखो माइनस लगा है तो पहले लोअर लिमिट रखना, cos 90 माइनस कॉस थीटा, और cos 90 0 होता है, तो u बराबर है माइनस PE cos थीटा। ये भी आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ये जो एनर्जी है ना, ये 90 से इंटीग्रेट करके निकालो। अब 90 क्यों, क्योंकि ये आपने लिख रखा है, प्रैक्टिकली देख रखा है कि जब 0 होती है एनर्जी उस समय थीटा 90 होता है। इस फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना, तो इन्फिनिटी पर 0 ले लेते हैं कि नहीं लेते, इन्फिनिटी पर 0 लेते हैं, वैसे ही हम यहां भी करेंगे। क्लियर है? वैसे ही हम यहां भी करेंगे, इन्फिनिटी पर 0 लेते हैं तो हम यहां पर 90 पर 0 ले रहे हैं, ये आपका नोट कर लीजिए इसको, माइनस PE cos थीटा। बता दें, चलिए इसके बाद जो है u बराबर है माइनस PE cos थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अब देखिए यहां पर u मिल गया माइनस PE cos थीटा। नोट करके दो बातें इसमें आपको समझाएंगे। पहली बात, थीटा अगर 0 है तो u माइनस PE होगा, ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी, ये क्या है, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, समझ में आया? दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारी किसकी कंडीशन है बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अगर मिनिमम एनर्जी है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 करते हैं, थीटा 180 करेंगे तो u निकल के आएगा प्लस PE। ये यहां पर थीटा 180 करोगे, cos 180 माइनस 1 है, तो ये प्लस PE है, ये है मैक्सिमम एनर्जी। हो गया? तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर लीजिए, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये आपका हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दूसरा कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसके बाद आइए नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल।
पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इसमें देखिए एक्सियल पोजीशन, ऑब्लिक एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल ऑब्लिक एंड ऑन पोजीशन। ये देखिए ये डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर है एल और एल। अब ये देखिए इसको आगे बढ़ाइए यहां से, ये पी पॉइंट है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक। तो अब क्या होगा देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, पॉजिटिव चार्ज से होगी आर माइनस एल और निगेटिव चार्ज से होगी आर प्लस एल। क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले देख फार्मूला जो हम यहां पर यूज करेंगे वो आप बिल्कुल याद रखिए। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? V इक्वल्स टू होता है K और Q अपॉन R, ये फार्मूला होता है। ये हम लोग फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, जो फार्मूला है वो यूज करेंगे, है ना। अब देखिए एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है डायपोल के पैरेलल कोई पॉइंट हो, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये r माइनस एल है, ये क्या हो गया r प्लस एल। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी वजह से यहां पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल। क्यों भाई? V1 क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल है, और V2 क्या है? V1 देखो कितना निकलेगा, ये निकलेगा K Q अपॉन R माइनस है, और V2 जो है ड्यू टू माइनस Q, तो ये क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा माइनस K और Q अपॉन R प्लस है। ये देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल होगा। क्यों भाई? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज का निगेटिव है। निगेटिव का हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस है और पॉजिटिव का हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस है। अब यहां देखो, यहां पर क्या है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V, ऐड करो यहां से, ये V निकल के आएगा कि Q बाहर हो गया 1 अपॉन R माइनस है 1 अपॉन R प्लस है, ये है, ठीक। अब दोनों को यहां से सॉल्व कर लो, ये आया V K Q, ये आएगा देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस बी ए प्लस बी, ये आएगा R प्लस है माइनस R प्लस है, ये देखो R से R कैंसिल, क्या मिला? V इक्वल्स टू के क्यू, और ये आएगा 2n अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और 2l होता है P, तो क्या मिलेगा बताओ? K, और ये आएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये वैल्यू नोट करिए इसको। ठीक, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, इस के के बारे में आपको पता है, ये जो के आप यूज कर रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे फ्री स्पेस में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे फ्री स्पेस में। समझ में आया? अब देखो यहां लिख देता हूं v इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर r की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन है, r बहुत ज्यादा है, एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, ये आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू समझ में आया? v इक्वल्स टू आएगा के और p अपॉन आर स्क्वायर आएगा यहां से, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो एक बात पता चली कि जो v हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है, ठीक। ये तो कौन सी पोजीशन है?
एक्सियल या इसको एंड ऑन भी कहते हैं। दूसरा देख, इक्वेटोरियल ऑब्लिक ब्रॉड ऑन पोजीशन, कई लोग ब्रॉड साइड ऑन भी लिखते हैं इसको। ये देखो, ये -q है, ये +q है। अब आपने क्या किया, इसको यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलाया, ये पॉइंट हमारा P है। अब इसको यहां से आप मिला दीजिए ऐसे, इसको आप यहां से मिला दीजिए ऐसे, ये R हो गया, ये L और L हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, R² + L² हो गया। अब ये देखो, ये हमारा +q है, ये -q है। यहां पे जो +q है वो कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, -q कितना डेवलप करेगा, ये है देखो। V1 ड्यू टू +q, ये आएगा V1 बराबर है K Q अपॉन रूट ऑफ R² + L²। क्यों? दूसरा देख, V2 कितना है, V2 ड्यू टू -q। अगर हम V2 निकालेंगे तो क्या होगा, -k Q अपॉन रूट ऑफ R² + L²। देखो, जितनी डिस्टेंस यहां है उतनी डिस्टेंस यहां भी है, R² + L²। है समझ? तो दोनों तरफ से जितना V1 है उतना V2 है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे V1 + V2 तो 0 आएगा। जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में। तो देखो, इक्वेटोरियल जो लाइन है ये, इस लाइन में कहीं भी आप निकालेंगे तो V0 आता है। कहीं भी निकाल सकते हैं। आपको पूरी ये लाइन इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल प्लेन बोल दो, इस पूरे प्लेन में पोटेंशियल 0 आए। ओके, चलिए उसके बाद जो है एक पोजीशन और आपको पता है होती है, और वो कौन सी पोजीशन है, थर्ड इज जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन में क्या है कि जैसे ये आपने डायपोल बनाया, ये -q है, ये +q है, ये 0 है। अब ये यहां से इसको मिला दिया है ऐसे, ये पॉइंट P, क्लियर है। अब यहां से क्या करना कि जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है ना, -q से +q, ये डायपोल मोमेंट है और ये वाला एंगल थीटा है। अब देखना है, ये कंपोनेंट ब्रेक कर दें, ये कौन है P cos थीटा और ये कौन है P sin थीटा। ये होता है P cos थीटा और ये कौन होता है P sin थीटा। समझ में आया? तो ये जो P cos थीटा होता है इसके रिस्पेक्ट में एक्सियल है और P sin थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा है, इक्वेटोरियल है। विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा, ये एक्सियल पोजीशन क्यों भाई, तो V1 जो निकल के आएगा ये निकलेगा K और P cos थीटा अपॉन R²। ये हमने पहले से मान रखा है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है, ये मेथड कभी लगे। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू P sin थीटा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी। अगर हम लोग P sin थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इक्वेटोरियल, तो यहां पर क्या मिलेगा, जो V2 मिलेगा ये मिलेगा 0। क्यों भाई, इक्वेटोरियल में क्या है 0। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, टोटल V निकालोगे तो V1 + V2, तो यहां पर क्या मिलेगा K और P cos थीटा अपॉन R², ये वैल्यू। तो जनरल पोजीशन का जो फॉर्मूला है K P cos थीटा अपॉन R²।
ये तब लगाना जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ठीक है ना, और तभी का पूछा ही जाता है। अगर आपसे इनफैक्ट कहा जाए, वैसे तो बताएं आज तक इस पे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, आज तक क्वेश्चन नहीं आया है डायपोल के पोटेंशियल के ऊपर, आज तक क्वेश्चन नहीं आया, नेवर। अब आप सुनिए, तो जब आज तक क्वेश्चन ही नहीं आया है, ठीक है, तो आपके खुद भी समझदार हो कितने चांसेस हैं कि पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे क्वेश्चन जो आएगा वो भी जनरल पोजीशन पर, उसमें भी r वेरी वेरी ग्रेटर देन l नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी होती है बेटा, इसको स्कोप ऑफ द सिलेबस कहा जाता है। कई लोग कहते हैं नहीं यार अपनी तरफ से कह रहे हो, ये पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसे बताना नहीं चाहते, नहीं, ये एक्सपीरियंस टीचर का काम होता है। टीचर के एक्सपीरियंस का यही मतलब है, वो किस हेडिंग से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? नया टीचर होगा, बहुत अच्छा पढ़ा देगा, सारी चीजें बता देगा, लेकिन वो सारी बता करके ही तो गलती कर देगा। सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, या सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हैं। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, आप पढ़ते रहोगे, कितना पढ़ते रहोगे। आपको बेसिक्स पढ़ना है और एप्लीकेशन पढ़ना है। फिजिक्स का जो पेपर फॉर्म होता है, बेसिक्स एप्लीकेशन, बेसिक्स एप्लीकेशन, आप बेसिक्स को अप्लाई करना सीख जाइए। आप आईआईटी हो, बोर्ड का तो खैर बहुत आसान पेपर होता है रिस्पेक्टिवली, आईआईटी हो, नीट हो, कोई पेपर हो, अगर आप बेसिक्स का एप्लीकेशन करना सीख गए, आपने डायपोल के डायपोल मोमेंट को निकालना सीख लिया, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन की फीलिंग आपने ले ली। प्रॉब्लम फीलिंग की होती है, हमने डायपोल पढ़ लिया, फीलिंग नहीं आई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो डायपोल की बेसिक्स को आपने फील किया, बेसिक्स फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख गए, हर क्वेश्चन निकल आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आईआईटी का पिछले 5 साल का पेपर, 10 साल का पेपर हम लोग अगर डिकोड करें, जब से पैटर्न बदला है, आईआईटी का पैटर्न जो है 2 बार ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, ठीक है। एक बार जब वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हुआ था 2006-07 के आसपास, और फिर जो चेंज हुआ है 2013 में चेंज हुआ ड्रास्टिकली। ये 2 ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो आईआईटी के पैटर्न में हुए हैं। नीट के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, देखा जाए तो ऑल इंडिया पीएमटी से नाम बदल के नीट हो गया है, बस इतना है। पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं है। पहले भी एनसीईआरटी को टच करके क्वेश्चन बनते थे, जो थ्योरी पार्ट है वो एनसीईआरटी से ही आपको पहले भी कवर करना होता था, वो आज भी हम लोग कवर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कि एनसीईआरटी से आए। नीट के पैटर्न में कोई खास बदलाव ना हुआ है और ना होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो लोग पेपर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। उनका जो भी रीजन हो, मैं नहीं बुराई करूंगा, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं करते चीजों को। एक्सप्लोर करेंगे तो नया पैटर्न आएगा, नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वो सिंपली 50% पेपर रिपीटेड होता है, पुराने क्वेश्चंस को उन्होंने पिक किया, उठा करके रख दिया, तो 50% तो रिपीटेड होता है। इसलिए देखा होगा नीट की मेरिट बहुत हाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं होते। अगर किसी बच्चे ने साल भर प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज कर रखी हैं, प्रॉपरली पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, नीट और जेईई के सारे क्वेश्चंस पुराने लगाए हुए हैं, तो नीट में पूरा क्वेश्चन 50 to 60% तो पूरा वही आ जाता है। और जब 50-60% आपको रिपीटेड मिल जाता है, तो जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उससे बाकी का पेपर भी इजी हो जाता है। इसलिए जो मेरिट जाती है, आपने देखा होगा नीट में हमेशा हाई जाती है। उसका रीजन होता है क्वेश्चंस में नई चीजों को इम्प्रोवाइज ना करना। वो इम्प्रोवाइज नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार ट्विस्ट कर दिया, उनको लगा बहुत चेंजेस कर दिए। उसका रीजन भी है, नीट का स्टूडेंट खासकर फिजिक्स की बात करें तो डरता भी है, तो वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज करते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ रिपीटेड कर लेगा पहले के क्वेश्चन तो बेटर होगा। इम्प्रोवाइज आईआईटी वाले करते हैं, जेईई वाले करते हैं हर साल। अब जैसे जेईई ने पैटर्न बदला, इंटीजर टाइप जेईई मेंस में भी आ गए, पहले आईआईटी में तो आते थे इंटीजर टाइप, इसमें भी आ गए। जेईई के एडवांस के पैटर्न में तो आपको पता ही है, मैच द कॉलम और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इम्प्रोवाइजेशन किया इन्होंने 2013 के बाद, और हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए आईआईटी में सतर्क रहिए। सतर्क क्या रहिए? बेसिक्स को पकड़िए, बेसिक्स पकड़िए, ठीक है ना। बेसिक पकड़ेंगे, जड़ पकड़ेंगे चीज की, तो आगे का अपने आप समझ में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया जो कैसे पढ़ाई करनी है। स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए हर चीज को लिख लिख करके प्रैक्टिस की जाती है। बहुत सिंपल सा मेथड है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। हर डेरिवेशन को 5-5 बार, 10 बार, जितनी बार में याद हो जाए उसको लिख करके प्रैक्टिस करनी है बाय राइटिंग। और डेरिवेशन जितना लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट आपका उतना स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। डेरिवेशन जितना आपको याद होंगे, जितना डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस होंगे, न्यूमेरिकल उतना इजी लगने लगेंगे आपको। और डेरिवेशंस को अगर आपने तैयार नहीं किया है तो न्यूमेरिकल में उतनी ही आपको दिक्कत आएगी।
क्योंकि डेरिवेशंस के स्टेप्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टिप है। बाकी आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पूछते रहिए। मेथड हमने बताई रखा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल तो है ही है, मेल आईडी है, तो आप लगे रहिए, करते रहिए और खुद भी इनोवेशन करिए, खुद भी इम्प्रोवाइज करिए, मेथड्स नए लगाइए। घिसा पिटा तरीका नहीं कि वो फलाने ने कह दिया मैंने ऐसे स्कोर किया था, आया चैनल पे और धमाकेदार भाषण दिया कि मैंने ऐसे किया था। तो जो मेथड एक लगाता है, एक व्यक्ति कर लगाता है, जरूरी नहीं वो दूसरा भी लगाए। इम्प्रोवाइज करिए। आपको उसके जैसा नहीं बनना है, आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको मुझसे बेहतर बनना है। ये आपका एम होना चाहिए। समझ में आए? आपको मुझसे बेहतर बनना, मैंने जो बताया वो आपने सीखा, अब इसमें कुछ अपना डालिए, अपना इनपुट डालिए तो और बेटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमसे आगे निकले। कौन कौन? एक तो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बन जाए। अगर वो क्लर्क है तो बच्चा सोचते हैं आईएएस बन जाए या हमसे आगे निकले। क्लियर है? और दूसरा टीचर होता है। टीचर जो होता है वो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे निकले। जब हम लोग क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं तो हम क्वेश्चन में अगर अटक भी रहे तो हम चाहते हैं बच्चा हमसे पहले कर ले, हम स्लो कर लें, बच्चा हमसे फास्ट कर ले। समझ में आ रहा है? तो बच्चा जब करता है तो जो खुशी बच्चे को मिलती है उससे ज़्यादा टीचर को मिलती है। ये आप समझ रहे हो? ये कोई बताने की चीज़ नहीं, तो आप उसमें नई चीज़ें अपनी डालिए। समझ में आ रहा है? इनर्शिया, मेंटल इनर्शिया छोड़िए। जो आप इनर्शिया वर्ड होता है ना फिजिक्स में, इनर्शिया जड़त्व हिंदी में कहते हैं, ये इनर्शिया छोड़िए, एकदम नई चीज़ों को सोचिए, एकदम यंग बनिए, सोचने में यंग बनिए। फिजिकली नहीं यंग होना मतलब, है ना? सोचिए यंग, बिल्कुल जवानी कैसे कर सकते हैं नया। ठीक है ना? जोश के साथ पढ़िए। ओके।